हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस महामैराथन क्लास में हम मैथ्स के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट और साथ में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th बेस्ड किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है उसके लिए भी इंपोर्टेंट हेल्पफुल होने वाली है। साथ में आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे डीएलएड वगैरह की, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें सारा कुछ कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद की बात करें हम, यानी कि पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा 2-3 चीज। 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें आपको 2-3 टर्म पे फोकस करना है। सबसे पहले जो टर्म आता है उसको हम चर यानी वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो ये चर क्या होता है? जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ये वैल्यू जो होती है वो चेंज होते रहती है। मान जो है वो फिक्स नहीं रहता है। जो आप पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, ये जो पढ़ते हैं ये चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और अचर क्या होता है? जो कांस्टेंट होती है, जो वैल्यू सेम होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे एक्स वाई जेड के साथ जो संख्या लगा रहता है 1 2 3 करके, ये संख्या आपका क्या होता है? वो अचर वैल्यू होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ax प्लस बी। अगर ये रैखिक का बात करें तो इसमें ax प्लस बी जो है, तो इसमें जो आपको x दिख रहा है ये x जो है ये चर होता है। और a और b जो दिख रहा है जिसमें आपका कोई सा भी वैल्यू आते हैं वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से, कोई भी वैल्यू आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो वैल्यू यहाँ a और b के फॉर्म में आता है। तो a और b ये क्या कहला जाएंगे? ये आपका अचर पद कहला जाएगा यानी कांस्टेंट वैल्यू कहला जाएगा, और चर वैल्यू यानी ये वेरिएबल कहला जाएगा। इसके साथ आपको बहुपद में एक चीज पढ़ना है, वो है डिग्री के बारे में। किस चीज के बारे में? डिग्री, जिसको हम कहते हैं घात। हिंदी में क्या कहते हैं? घात। आपने पावर का नाम सुना होगा, बस उसको ध्यान में रखेंगे तो 2-3 चीज आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। डिग्री में अगर हम किसी का 1 डिग्री चर का x का पावर 1 है, x का पावर अगर 1 होता है तो उसको हम जानते हैं रैखिक यानी लीनियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैखिक। बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, पावर के हिसाब से डिसाइड होता है, डिग्री के हिसाब से। घात अगर 1 है तो उसको हम रैखिक के नाम से जानते हैं यानी लीनियर के नाम से जानते हैं। अगर पावर 2 कर देते हैं, x की पावर यानी जो जड़ वैल्यू होगी उसकी पावर अगर हम 2 कर देंगे तो ये द्विघात कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? द्विघात। यानी द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर, 2 घात वाले द्विघात कहला जाएंगे। इसको हम क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। इसके साथ आपको थोड़ा सा पढ़ना है x की पावर 3 का यानी डिग्री 3 का, जिसको त्रिघात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिघात के नाम से। यानी कि आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक के बाद ये जो त्रिघात बहुपद कहला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ये आपको 3 अच्छे से पढ़ना है, लीनियर को यानी रैखिक, द्विघात और त्रिघात को पढ़ना है। इस सब का बेसिक शुरू से एकदम अच्छे से कंसेप्ट करते हैं, क्लियर करते हैं कि क्या होता है रैखिक, क्या होता है द्विघात और क्या होता है त्रिघात। यानी अगर हम रैखिक का बात करें तो रैखिक का आपको सबसे पहले फॉर्म जानना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रैखिक का जो जनरल रूप होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं वो होता है ax प्लस b। ax प्लस b, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है यानी पावर कितना है? 1 है। पावर 1 है तो आप इससे पहचान सकते हैं कि क्या है? ये रैखिक बहुपद है। जहाँ पे x क्या है? ये वेरिएबल टर्म है, ये चर पद है, ये वैल्यू चेंज होते रह सकती है। और ये भी क्या है? ये आपका अचर पद है यानी कांस्टेंट है। इसमें हम कोई सा भी रियल नंबर डाल सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a का वैल्यू हम 0 करते हैं तो x टर्म ही खत्म हो जाएगा, और x टर्म खत्म हो जाएगा तो ये बहुपद ही नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद यानी घात कितना होगा? डिग्री कितना होगा? 2 होगा। द्विघात नाम से ही पता है घात कितने हैं। घात कितने होंगे? घात जो होंगे वो आपके 2 होंगे। तो द्विघात बहुपद है, इसमें भी सेम वही बात है। x जो टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल यानी चर वाले टर्म हो जाएंगे। और a b c क्या है? ये आपका रियल नंबर होगा। इसमें हम कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि a का वैल्यू जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a नॉट इक्वल टू 0। अगर हम a को 0 रखेंगे, यहाँ a 0 हो जाएगा, 0 और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर जो खत्म हो जाएगा। 0 से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो x का पावर 2 जो है ये x स्क्वायर यही खत्म हो जाएगा। और अगर पावर 2 खत्म हो जाता है, घात 2 खत्म हो जाता है तो वो कभी भी द्विघात में निकाला आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका त्रिघात का जनरल फॉर्म ये रखना है याद। आपको जनरल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? x की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए,
अगर ये 0 रखते हैं तो x टर्म जो x का पावर 3 वाला टर्म है यही खत्म हो जाएगा, तो त्रिघात यानी पावर 3 कहलाएगा ही, ठीक है। इसके बाद जो और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, वो है जीरोज के बारे में, शून्य के बारे में। शून्य यानी हम जीरोज के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? जीरो। शून्य का जोड़ यानी सम ऑफ जीरोज, और शून्य का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। इसमें आपको दो फॉर्मूला पढ़ना है, एक है माइनस बी बाई ए, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और सम ऑफ जो शून्यकों का गुणनफल होता है मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज का बोले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बोले तो सी अपॉन ए होता है, सी बटे ए होता है। और जो हम शून्य लेते हैं वो किसको लेते हैं? अल्फा और बीटा को लेते हैं। तो अल्फा और बीटा ये दो शून्य होते हैं, दो जीरोज होते हैं, और अगर हम अल्फा बीटा का सम करते हैं, जोड़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। इसके साथ दूसरा जो है प्रोडक्ट वाला यानी गुना वाला, वो अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा? सी अपॉन में ए होगा, सी बट्टे ए करेंगे। जनरल फॉर्म आपको पता है, रैखिक है तो एक्स प्लस बी होता है, द्विघात है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। तो उसी में से आपको ए बी और सी, बी अपॉन ए करेंगे माइनस में तो अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा, और सी अपॉन ए करेंगे तो अल्फा इंटू का बीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप आते हैं रैखिक समीकरण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लेंथी नहीं होगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए लेंथी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको कम समय में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। तो रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर कितना होगा? x का पावर कितना होगा? 1 होगा, x का घात 1 होगा, ठीक है, यानी चर वाले टर्म का घात 1 होगा। जिसका जनरल रूप का बात करा जाए, व्यापक रूप का बात करा जाए, तो ये ax प्लस बी होता है। और समीकरण कहने का मतलब है ये, अब अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये समीकरण कहलाएगा। ax प्लस बी लिखते तो ये रैखिक बहुपद है। थोड़ा सा समझो अच्छा से, बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है। रैखिक बहुपद का अगर हम बात करते हैं तो आप समझ गए हैं कि पावर घात फॉर्म को देखना, अगर वो 1 होता है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ax प्लस बी, ये आपका रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात कराएं, इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, दो चीज को बराबर करना, अगर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये कहला गया क्या? ये कहला जाएगा आपका रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन में आपको जनरल फॉर्म याद रखना, इक्वेशन आएगा तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर नहीं है, समीकरण नहीं दे रहा, बहुपद बोले तो ax प्लस बी, बहुपद का रूप ax प्लस बी होता है, उसमें बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर 0 हम किसमें लिखेंगे? जब समीकरण का बात करा जाएगा। अब आपको चैप्टर में जो पढ़ना है वो दो चर वाले पढ़ने हैं। दो चर मतलब एक चर आपको x लिया गया और दूसरा चर जो है वो y लिया गया। ये दोनों चर है, दोनों वेरिएबल्स है, दोनों का वैल्यू जो है वो चेंज होते रहेगा। और इसको युग्म बोलते हैं, यानी युग्म मतलब पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, ठीक है। तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म करके पढ़ना है, यानी दो चर लेना है, एक x हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा। तो दोनों का जनरल रूप क्या होगा वो याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल रूप यानी व्यापक रूप का बात करा जाए तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे, दो रैखिक समीकरण बनेंगे, उसमें दो चर होगा, x भी होगा और y भी होगा। तो उसका जनरल रूप क्या होगा? पहले का होगा a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों आपको रूप याद रखने हैं, फॉर्म याद रखने के। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपका 3 कंसेप्ट आगे बनता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन के रूप में, कि रैखिक समीकरण 3 तरह के लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, समान संपाती रेखा और समांतर रेखा। तो ये कैसे आता है और उसका फॉर्मूला क्या है और इससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। प्रतिच्छेदी रेखा हम जब भी बोलेंगे तो जो दो चर होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, वो अगर इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में? a1 बट्टे का a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे का b2। अगर आपका कोई सा भी बराबर नहीं होता ना, a1 बट्टा, यानी हम कंपेयर करेंगे, दोनों समीकरण को रखेंगे, जो दो जोड़ा होगा, पेयर होगा, युग्म होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम a1 बट्टे a2 करते हैं, b1 बट्टे b2 करते हैं, c1 बट्टे c2 करते हैं, अगर कोई भी बराबर नहीं आ रहा है तो वो कहलाता है प्रतिच्छेदी, यानी इंटरसेक्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग कहलाता है, प्रतिच्छेदी कहलाता है। यानी उसके रेखा जो बनेंगे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे आके प्रतिच्छेद करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। वो कब बनेगा? जब आपका कोई भी बराबर नहीं होगा, यानी a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, कोई भी बराबर नहीं होगा। यानी दोनों टर्म तो अगर दो बराबर नहीं तो तीसरा भी नहीं होगा, अगर शुरुआत का दोनों बराबर नहीं है
तो वो प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग कहलाता है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, हल कितने होंगे, हल आपसे हल करके भी पूछेगा। तो इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल होंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल बनते हैं? एक हल। हल कहते हैं यानी सॉल्यूशन कहते हैं जो आपको कट कर रहा है उसी पॉइंट को, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जहां पे कट कर रहा है ये हल हो जाएगा। तो ये एक जगह कट करेगा, एक जगह मिलेगा, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? एक ही होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा के सॉल्यूशन कितने होंगे, हल कितने होंगे? एक होंगे। अगर फार्मूला में पूछे ये फार्मूला दे दे तो इसका सॉल्यूशन एक होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग बना रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा तरह से जो आपको पढ़ना है वो संपाती पढ़ना है, यानी कि कोइंसिडेंस पढ़ना है, कोइंसिडेंट लाइन के बारे में पढ़ना है। तो ये कब होता है? जब हमारा तीनों, यानी अगर हम दो रैखिक समीकरण को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो तीनों होते हैं ए बी सी, तीनों का अगर हम बट्टा करते हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये तीनों अगर बराबर आ रहा है, तीनों इक्वल आ जाता है, तो वो लाइन बनाता है संपाती। संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन, यानी कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब ये एक लाइन है और इसी पे दूसरा लाइन भी क्या करता है? कोइंसिडेंट कर जाता है। इसी पे आपका दूसरा लाइन कोइंसिडेंस करेगा। और जब दो लाइन आपस में एक दूसरे पर रहेंगे, कोइंसिडेंस करेंगे, तो आप सोचो कितनी जगह मिलेगा? बहुत जगह, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ये बहुत जगह मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे? अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसके अगर हल का बात करा जाए, हल कितने होंगे? तो वो अनेक रूप से अनंत हल होंगे, अनंत अपरिमित हल होंगे, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का अगर आपका बात करा जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आप सोचो कि संपाती मतलब दोनों एक दूसरे पर ही कोइंसिडेंस कर रहे हैं, तो बहुत जगह मिलेंगे। और हल कहते हैं किसको? जब आप कट करता है, मिलता है जहाँ पे, वही प्रतिच्छेदी में एक ही जगह कट हो रहा है, तो एक सॉल्यूशन कोइंसिडेंस में बहुत जगह मिलेगा, तो वो इनफिनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा जो आता है वो समांतर यानी पैरेलल, यानी एक दूसरे के समान होगा, इस तरीका से पैरेलल होगा। अब देखो इस तरीके का लाइन कहीं पे मिल रहा है, मिलेगा ही नहीं, आगे भी जाके नहीं मिलेगा, तो इसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको करना है याद कि जो भी पैरेलल लाइन होंगे उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो कुछ एक भी नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसका शुरुआत का जो दो टर्म होगा वो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन आखिरी वाला कंपैरिजन बराबर हो सकता है। A1 बटे A2 A1 बटे A2 बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। जो शुरू वाला नहीं बराबर होगा वो प्रतिच्छेदी कहला जाएगा, जिसका लास्ट बराबर नहीं होगा वो पैरेलल कहला जाएगा, जिसका तीनों बराबर होगा वो कोइंसिडेंट यानी संपाती कहलाएगा। पैरेलल में समांतर में क्या होगा? A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको रैखिक समीकरण में पढ़ना था। अब आते हैं क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण में। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब समझते हैं। द्विघात समीकरण, समीकरण तो आप समझ गए होंगे कि इक्वल टू 0 करना है, और उसका फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर जोड़ का bx जोड़ का c होता है। ये द्विघात बहुपद में पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद कहेंगे, घात कितने होंगे? 2, पावर कितने होंगे? डिग्री क्या होंगे? 2 होंगे। अगर हम एक समीकरण का बात करना है यानी इक्वेट करना है, किससे? 0 से इक्वेट करना है, तो ये समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण का जो रूप होगा वो इस प्रकार से रूप होंगे। यहाँ आप पढ़ लिए हैं कि a b c क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? उसमें रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, पढ़ी में और पढ़ी में सब आते हैं। पूर्णांक भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो सारे वैल्यू यहाँ पे आ सकते हैं। बस एक वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं आएगा, वो क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका कंसेप्ट भी समझ गए, a 0 होगा, x का पावर 2 जो टर्म है यही खत्म हो जाएगा, तो कभी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक नहीं कहला जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0। और x क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जिसके वैल्यू जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो 3-4 कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान से, सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है रूट्स के बारे में। रूट्स निकालना यानी रूट्स को जीरो भी कहते हैं। यही चीज है आपको पढ़ना है मूल के नाम से। मूल कहें तो भी आपको x का मान निकालना है, जो चर होंगे उसका मान निकालना है। हल कहे तो वही बात है, जीरोज। शून्य कहे तो वही जीरोज होते हैं जिसमें हम x का मान निकालते हैं। शून्य का जोड़ पढ़े ना, अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, इसमें भी वो मान निकालना होता है। तो मूल कहें, हल कहें, शून्य कहें, उसी सब एक जैसा ही टर्म है, उसी को हम रूट्स कहते हैं, अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं इंग्लिश में।
तो इसमें आपको जो द्विघात में है वो मूल शब्द ज्यादातर दिखेगा। अगर हम रैखिक में बोले तो शून्य दिखेगा, आपको रैखिक में शून्य निकालने को बोलेगा, वही द्विघात में मूल निकालने को कहेगा, बात सेम ही होता है। तो इसमें जो मूल निकालने के 3 विधि आपको पढ़ने, 3 तरीके पढ़ने, जिसमें सबसे पहला मेथड जो आता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड। अभाज्य गुणनखंड मेथड क्या होता है, जो आपने एचसीए बनाया होगा तो उसमें भी इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, और वो गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगती, वो अभाज्य होती है। इसके बाद दूसरा मेथड जो आपको पढ़ना है वो कंप्लीट स्क्वायर का यानी पूर्ण वर्ग विधि का पढ़ना है, जहां हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, a + b का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, और इससे तो इस फॉर्मूले से हम पढ़ते हैं। और ये मेथड जो लेंथी होता है, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव विषय है, तो इसमें इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, आते ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आप एनालिसिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला बनता है और जो मेथड बनता है वो है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीनों का अगर एक एक से पढ़े तो अभाज्य गुणनखंड मेथड में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम स्प्लिटिंग टर्म पढ़ते हैं, यानी टर्म को बांटते हैं, एक टर्म को 2 बनाते हैं। और 2 किस प्रकार से बनाएंगे, हम बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिट भी करेंगे, तो मिडिल को करेंगे, किसको स्प्लिट करेंगे वो भी आपको ध्यान देना है कि मिडिल को, यानी जो आपका बीच वाला टर्म है, बीच वाले एक टर्म को, एक पद को 2 पद में बनाना है। इस प्रकार से बनाना है कि जो हम टर्म लेंगे बीच वाला टर्म है, तो उसको जो हम 2 में बनाएंगे, उस दोनों का जोड़ या घटाव, उस दोनों का जोड़ या घटाव जो होना चाहिए वो बीच वाला ओरिजिनल पद के बराबर आना चाहिए, जो ओरिजिनल टर्म था उसके बराबर आना चाहिए। और वही दोनों टर्म को अगर हम गुना करते हैं तो वो हमारा जो a और c के गुना होते हैं इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, a और c के बराबर होना चाहिए। ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों टर्म को गुना कर देना है, a और c को। a आपका 2 है और c आपका -6 है, यानी a और c को हम गुना करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। अब ये जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म कितना, 1 है, बीच वाला टर्म कितना, 1। तो 1 को हमको 2 टर्म बनाना है। 2 टर्म कैसे बनाएंगे, या तो हम जोड़ करेंगे या फिर घटाएंगे। दो टर्म बनाने के लिए उसको हम या तो जोड़ के हिसाब से लेंगे या फिर घटाव के हिसाब से लेंगे। अब जो भी हम हिसाब से लेंगे तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि उसको जोड़ने पे हमको 1 आना चाहिए या फिर उसको घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि बीच वाला टर्म कितना है, 1 है। तो जोड़कर या फिर घटाकर 1 आना चाहिए, लेकिन उसी 2 टर्म को अगर हम गुना करेंगे तो माइनस का बार आना चाहिए, a अपॉन c, जो a और c का गुना है ये दोनों गुना के बराबर आना चाहिए। तो बीच में ऐसा आपको 2 टर्म लेना है, 2 संख्या लेना है जिसका जोड़ जो होना चाहिए या फिर घटाव जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और उसको हम गुना करेंगे तो माइनस का बार आना चाहिए। तो कौन सी संख्या लेंगे, तो 4 और 3 को अगर हम गुना करते हैं तो 12 आता है, 4 में से 3 को अगर हम घटा दें तो 1 आएगा, और इसी में हम माइनस साइन ले लेंगे तो -12 आ जाएगा। ये कैसे निकालते, तो आसान तरीका है, जो आपका मल्टीप्लाई वाला टर्म आता है, यानी 2 और 6 को गुना करते 12, इसका आप जनरल फैक्टर निकाल दो। क्या कर दो, 12 का फैक्टर निकाल दो। 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, और 3 से लगाएंगे 1। अब इसी को 2 टर्म के, इसी को क्या करना है आपको, 2 टर्म के हिसाब से लेना, इस प्रकार से कि जोड़ने घटाने पे हमको आना चाहिए 1। अब इसको अगर हम इस दोनों को ले ले, यानी 4 को ले ले और इस 3 को ले ले, 4 या 12, 4 और 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। बस अगर हमको माइनस वैल्यू लाना तो माइनस साइन लगाना होगा। बस यही खेल है, बहुत आसान है। अब इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। पहला टर्म आपका सेम रहेगा, बीच वाला जो टर्म है इसके जगह पे हम दूसरा 2 टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 और 3 लिखेंगे। 4 के साथ x लगा देंगे और 3 के साथ x लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, 1 लाना है, 1 लाना है, लेकिन हमको माइनस भी लगाना है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 में 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का 12 हो जाएगा। बहुत आसान है। 4 में से 3 घटाए 1, लेकिन इस दोनों का अगर हम गुना करते हैं 4 3 12 x स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन है तो गुना होने पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना, माइनस है जैसे वैसे सेम एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। बहुत आसान है, कॉमन निकालो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 में भी 2 आता है, 4 में 2 आता है, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ स्क्वायर है यानी 1x बच जाएगा, प्लस का साइन बच जाएगा। 4 में से 2 ले लिए तो 1 2 आपका बच जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आप देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब क्या है, इधर x है इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 में भी 3 आता है, 6 में भी 3 आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब 3 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस आपका होगा प्लस, और 6 में से 3 ले लिए यानी 3 दूने 6, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, बराबर 0। अब आपको एक ब्रैकेट जो है वो सेम दिख रहा होगा, ये आपको सेम ब्रैकेट दिख रहा है तो इसको एक ब्रैकेट बना लेना है, x + 2 को
और ये जो दूसरा वाला है इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं x + 2 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x बराबर, ये 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक -2 आया और एक 3/2 आया। इसी को हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं। रूट्स का मतलब वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x का मान, वही को हम रूट्स कहते हैं, उसी को जीरोस कहते हैं। सबको सेम बात होती है। x के दो वैल्यू निकलेंगे, क्वाड्रेटिक है जो घात है तो दो वैल्यू तो दो मान निकलेंगे, एक -2 आया और एक 3/2 आया। यहाँ भी क्या निकला, x का मान निकला, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रैखिक में भी हम x का मान निकालते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा जरूरी फार्मूला, और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a से इसको हम भाग देते हैं। ये फार्मूला बहुत जरूरी। और इसमें जो b² - 4ac, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये d कहलाता है। d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी इसको हिंदी में बोले तो विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट तो d का वैल्यू भी क्वेश्चन दे देगा कि d का वैल्यू क्या होता है, तो ये b² - 4ac होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इस पे इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं -b + -√d/2a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। √d लिखने का मतलब ये जो b² - 4ac है ये पूरा का पूरा d बन जाएगा। d का फॉर्मूला ही होता है b² - 4ac, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये d इतना इंपॉर्टेंट है कि इस d से नेचर ऑफ रूट्स जो पूछा जाता है वो आपको क्लियर होगा, यानी मूल की प्रकृति, यानी x के जो मान निकालते हैं वो x का मान कैसा होगा ये हमें d बताएगा। क्या कौन बताएगा, d, यानी विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बताएगा। अगर d की वैल्यू निकालने के बाद, यानी b² - 4ac की वैल्यू निकालने के बाद 0 से बड़ी आती है, किससे, 0 से बड़ी आती है। 0 से बड़ी कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, 0 से बड़ा होंगे। अगर हमको x का मान यानी d का मान हमको अगर इस फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि 0 से बड़ा दिख रहा है, तो जो दो x के वैल्यू होंगे वो कैसे होंगे, x के जो मान होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 आता है, d का वैल्यू यानी b² - 4ac का अगर हम वैल्यू निकालते हैं और ये 0 के बराबर बन जाता है, 0 के बराबर बनने पे जो x के वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे, जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल मतलब वास्तविक संख्या होंगे, यानी परिमेय और परिमेय, रियल, रेशनल, इरेशनल, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो दोनों वैल्यू आएंगे वो सेम होंगे, x के दोनों मान सेम होंगे। अगर एक 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, d अगर 0 से बराबर है तो दोनों सेम नहीं आएगा, एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर d 0 के बराबर है तो x के दोनों वैल्यू जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, यानी नंबर जो होगा वो वास्तविक ही होगा, लेकिन वो दोनों बराबर होगा, क्या होगा, इक्वल आएगा। और इसके बाद अगर d जो होगा वो 0 से छोटा होता है, यानी माइनस में आ जाए, d आपका माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो रियल आएगा ही नहीं, कोई रियल नंबर नहीं निकलेगा, यानी इमेजिनरी नंबर निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे, वास्तविक संख्या ही नहीं निकलेगा, वो रियल नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है। अगर d से बड़ा है, d जो है वो 0 से बड़ा है तो नंबर रियल होंगे, साथ में अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। d अगर 0 के बराबर आ जाता है तो रियल तो होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे, यानी दोनों वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। d अगर नेगेटिव हो जाता है, b² - 4ac अगर हम सॉल्व करते हैं और हमको b² - 4ac का मान -5 आ जाता है, निगेटिव में आ जाता है, तो ये रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, वास्तविक होगा ही नहीं, काल्पनिक संख्या होंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन का एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फॉर्म में, और उसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तीनों चैप्टर का देखेंगे, बहुपद, रैखिक और द्विघाती होगा। बहुपद आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया है x² 2x + 1, ये आपको px का वैल्यू दिया है। ठीक है, का एक शून्य क्या होगा, एक शून्य पूछा है
जो कि क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। शून्यक निकालना है, आपको क्या करना है, इसको जीरो के बराबर कर देना, बहुत आसान है। शून्यक मतलब जीरो निकालना है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर करने पे आप ध्यान से देंगे x का पावर 2 है, यानी ये एक द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात। और इसको अगर हम जीरो के बराबर कर देते तो ये एक द्विघात समीकरण भी बन जाता है। और द्विघात समीकरण को बनाने के 3 तरीके हम पढ़े। अभाज्य मेथड भी लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो आप कोई सा भी लगा लो। मिडिल टर्म वाला अगर हम लगाते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2 टर्म में बांटते हैं, तो कैसे बांटेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों साइड वाला को गुना करना है। यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है, यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। गुना करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो बीच वाला को हमको ऐसे तोड़ना है कि 2 संख्या में ऐसे लिखना है कि जिसका गुना जो होगा वो 1 होगा, लेकिन उसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए, लेकिन उसको हम गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अगर 1 को गुना करते कितना आएगा, 1 आएगा। और हम -1 और -1 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, -2 होगा। बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 ले लेना है। x² माइनस x, क्या कर देंगे, x माइनस एक्स लेने पे क्या हो जाएगा, और x माइनस एक्स दोनों गुना होगा तो x का पावर 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में। और अगर हम इसको जोड़ में लिखते हैं, x माइनस एक्स और माइनस एक्स ये जुड़ जाता है तो ये 2x बन जाएगा, और साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आगे जो टर्म है वो लिख दो, +1 बराबर 0। यहाँ मिडिल हो गया। आप क्या करना है, कॉमन निकालना है। दोनों तरफ x है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1x बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इधर आपको माइनस साइन सिर्फ कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं, माइनस कॉमन ले लो, x बच जाएगा, ये 1 भी बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 भी आपका बच जाएगा। अब 2 ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, तो इस दोनों ब्रैकेट को क्या बनाना है, एक ब्रैकेट बना देना है, ठीक है। इसके बाद जो ब्रैकेट में नहीं है उसको आप ब्रैकेट में कर दो, x माइनस ये 1 हो जाएगा, -1 ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या आ गया, सेम वैल्यू आया, तो किसी को भी आप 0 के बराबर करो, x माइनस 1 0, यानी x का मान कितना होगा, 1 होगा। x का मान कितना होगा, 1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूला अगर जानते हैं तो बहुत आसान से बना सकते हैं, कंसेप्ट अच्छे से आने। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण देख के आप पहचान लेंगे कि मूलों का योगफल, मूल मतलब आप सिंपल समझो x निकालना है। जो शून्यक होता है, मूल होता है, सेम ही हो गया। मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। योगफल और गुणनफल जो भी आपको टर्म दिखे तो आपको 2 चीज याद रखना है, अल्फा जोड़ बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी अल्फा जोड़ बीटा करना, जिसके लिए फॉर्मूला है -b/a। अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, c/a। ये फॉर्मूला आपके जहन में, दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। आपको b एक टर्म को पहचानना, जो कि बहुत आसान है। बीच वाला b होता है, पहला a होता है और तीसरा c होता है। आपको क्या करना है, पहले आप इस अनुपात निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करो, मूलों का योगफल निकालो, यानी अल्फा जोड़ बीटा निकालो। अल्फा जोड़ बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, -b/a, -b आपका -5 हो जाएगा, माइनस एक फॉर्मूला वाला, और यहाँ b जो है वो माइनस में, बट्टे में a करते हैं तो a कितना है आपका 2 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो जो कि होता है c/a होता है। c आपका कितना है, 3 है, और a कितना है, 2 है, तो ये वैल्यू आ गया 3/2। अब दोनों का आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको बट्टे में कर दो। अनुपात मतलब रेशियो मतलब बट्टा, आपको बट्टा कर देना, 5/2 बटे का 3/2, नीचे का 2 कट जाएगा, तो आपका बटे में आ गया 5/3, यानी कि आपका रेशियो जो होगा 5 और 3 होगा। रेशियो क्या होगा, 5:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन है। आपको समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया पहले वो इक्वेशन है x² = 4। अब इसका पूछा है कौन सा हल है जो इसमें से होगा, हल क्या होगा। x² 4 है तो इस x का वैल्यू निकाल दो, स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में चला जाता है, किस में जाता है, रूट में जाता है, तो x का वैल्यू रूट में आएगा, और 4 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 होगा। जब हम रूट हटाते हैं या फिर रूट लगाते हुए तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं। प्लस माइनस साइन लगाने का मतलब ये प्लस का भी 2 आ सकता है और माइनस का भी 2 आ सकता है। तो x के वैल्यू क्या आएंगे, प्लस का 2 आएगा और माइनस का 2 आएगा, +2 -2 ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण आपको दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, kx² जोड़कर 6x + 4k = 0।
के मूलों का योग और गुणनफल समान है तो के का वैल्यू निकालना। जैसे आपको गुणों का मूलों का योग दिखता है, सबसे पहले आपको निकाल देना है अल्फा जोड़ बीटा, जो कि होता है माइनस साइन में बी अपॉन ए। अब बी आपका क्या होगा 6, बी कितना होगा 6, माइनस लगा देना है 6 हो जाएगा। इसके बाद ए कितना है के है, तो 6 माइनस 6 बटे के आपका हो गया। अल्फा इंटू बीटा जो कि है सी अपॉन ए, सी आपका कितना है 4 के, 4 के बटे में ए कितना होगा के होगा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों समान हो। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों का आपको इक्वल कर देना है, इक्वल करो के का वैल्यू निकल जाएगा। अल्फा जोड़ बीटा को आपको बराबर करना है अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू है -6 बट्टे के और इसका वैल्यू है 4 के बट्टे का के, ये आपको बराबर करना है। यानी आप इसको सॉल्व कर दो आसानी से। यहाँ 6 और के गुना होगा तो माइनस का 6 के हो जाएगा, यहाँ गुना होगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, के से के स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो -6 बराबर आ जाएगा आपका 4 के का वैल्यू निकालेंगे तो -6 और ये 4 जो होगा वो बटे में आ जाएगा। अब आपको 6 और 4 को काटो तो कितना होगा -3 बटे का 2, के का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 बटे का 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो ये सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको जो जनरल रूप बताए हैं, जनरल फॉर्म बताए, उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया। त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद का आपको व्यापक रूप पूछा, जनरल फॉर्मूला। त्रिघात से आप समझो x का पावर 3, सिंपल आपको x का पावर 2 है नहीं होगा, x का पावर 2 है नहीं होगा, x का पावर 4 है नहीं होगा, x का पावर 3 होगा। और फॉर्म कोड आगे बात करें तो ax³ जोड़ का bx² जोड़ का cx जोड़ का k, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। तो देखो त्रिघात बहुपद पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको द्विघात बहुपद का भी जनरल फॉर्म याद रखना है। द्विघात पे भी पूछ सकता है, रैखिक पे भी पूछ सकता है, तो सारे फॉर्म आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इक्वेशन दिया है y = x, y और x बराबर है, तो कौन सा बिंदु है जो निरूपित होगा, यानी कौन सा वैल्यू निरूपित होगा। ये शायद निर्देशांक का थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। y और x बराबर है, इसको आप समझो, यानी दोनों वैल्यू बराबर होगी। दोनों वैल्यू आपको कहाँ बराबर दिख रही है, a और a, यानी पहला भी बराबर दूसरा भी बराबर। ये थोड़ा निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, a और a दोनों जो होगा वो बराबर ही होगा, y = x बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको द्विघात समीकरण दिया है, समीकरण आप लिख दो px² - qx बटे जोड़ का r = 0 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने पर कौन सी शर्त लगेगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल सीधे आपको लिख देना अल्फा जोड़ बीटा = -b/a। अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल लेना, क्या निकाल लेना, अल्फा जोड़ बीटा का मान निकालना, -b/a, तो माइनस साइन के साथ माइनस में क्यू हो जाएगा और ए आपका क्या है p हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो ये q/p हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है c/a, c आपका क्या है r है और a क्या है p है, तो r/p होगा। अब दोनों को आपको इक्वल करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों को आप बराबर कर दो। अल्फा जोड़ बीटा = अल्फा इंटू का बीटा, यानी अगर हम q/p को बराबर करें r/p के, बराबर करने पे आप देख रहे हैं दोनों नीचे के दोनों साइड में आपको p दिख रहा है जो कि कट जाएगा, तो आपका q और r बराबर हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो q r बराबर दिखा रहा है, तो ये d जो है वो q r बराबर दिख रहा है, q - r = 0। इस r को अगर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, डीएलएड के पेपर में। तो एक क्वेश्चन क्या है, x³ + 4x² - px जोड़ का 8, ये बहुपद का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बहुपद में दिया है कि x - 2 जो है वो पूर्णतः विभाज्य है, x - 2 जो है इसको विभाज्य कर रहा है, तो आपको p का मान निकालना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो x - 2 दिया है, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x हमको मिल जाएगा, x कितना मिल जाएगा 2। अब बस जहां जहां x दिख रहा है वहां हम 2 पुट कर देंगे, x के बदले 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 4 गुने x के बदले 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, p गुने x की जगह पे 2 रख देंगे और 8 हो जाएगा, ठीक है। और हमको शून्य का बहुपद का क्वेश्चन है, यानी इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल कर देंगे 0 के। अब 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 होता है, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -p और 2 को गुना करते हैं 2p जोड़ का 8 = 0। अब यहाँ 8 जोड़ 4 चौक 16 -2p जोड़ 8 = 0, यानी आप इस सबको जोड़ दो, 8 8 16 16 32 32 -2p = 0।
संख्या को आप उधर ले जाओ तो -2p बराबर -32। अब सीधे p का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, माइनस साइन को काट दो दोनों तरफ, यहाँ 2 से 32 को काटेंगे 16, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, दोनों क्वेश्चन को आपको करते जाना है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया है, 2 समीकरण युग्म दिया का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी लाइन कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। लाइन कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। आपको ये पता है कोई हल नहीं है यानी इंटरसेक्टिंग, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a बटे b इक्वल टू b अपॉन नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 बटे का b2। ये आप पढ़ें कि अगर हम दोनों शुरुआत का दोनों जो है वो बराबर नहीं होता है तो वो प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग होता है। तो इससे आप निकाल दो जो वैल्यू दिया है। अगर हम समीकरण लिख दे x + 2y - 3 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5x + का ky जोड़ का 7 बराबर का 0। इसमें से आप a1 a2 आराम से कर सकते हैं। a1 लेंगे यानी आपका ये हो जाएगा 1 और ये बटे में 5 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आपका ये 2 और बटे में k हो जाएगा। k का वैल्यू पूछा है, k और a1 गुना होगा 1 और 5 से 2 गुना होगा 10, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। यहाँ एक और क्वेश्चन इधर है, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करते समीकरण आपको दिया 4x + का 3y = 8। x का मान आपको 1 दिया, y का मान 2 दिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे x और y की जगह उस मान को रख दो, x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 4 और 1 का गुना 4, 3 2 का गुना 6, a का वैल्यू कितना हो जाएगा a = 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में कंसेप्ट भी आप समझ गए तीनों का, रैखिक का, द्विघात का और बहुपद का, जनरल तीनों का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। और इससे कम से कम आपका 5 से 5-6 नंबर तो आपका जो कि डीएलएड में पूछा ही जाएगा। बाकी अगर आप 10th बेस्ड स्टूडेंट है तो आपके लिए भी काम का है, क्योंकि आपको भी ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। तो वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह के और भी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।